सभी को नमस्ते। ये फिल्म सबसे कूल भारतीय पुलिस वाले के बारे में है। माफ़ करना सिंघम। आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने इस बकवास को बनाना बंद कर दिया? बिल्कुल नहीं। फिल्म का नाम सुध है और यह ब्लॉकबस्टर इस बात से शुरू होती है कि हमें भागते हुए भिखारियों को दिखाया जाता है जिन्हें तुरंत पिस्तौल से मार दिया जाता है। यहाँ मैं गोलीबारी की एनिमेशन पर खास ध्यान देना चाहता हूँ। गोलियाँ हिंदुओं में ऐसे लगती हैं जैसे उनके कोट के नीचे बर्तन हो। इसी समय भारतीय अपराध जगत के डॉन पुलिसकर्मी की शानदार मार्शल आर्ट कौशल से हैरान है जिसने उन भिखारियों को मारा। बस इतना ही। और बैठकर वह सूचनाकर्ता बन जाता है और साथ ही उसे जेल में डालने की मांग करता है क्योंकि उसके पास हाइडोक के लोगों से ज्यादा है। तो स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह आदमी कमिश्नर को चुनौती देता है जिससे डॉन हैरान है और वह उनमें से एक के जन्मदिन पर जाता है ताकि गुंडे मिलकर इस अनचाहे मेहमान को पीट सकें और वे इस जन्मदिन को ऐसे मनाते हैं जैसे कि यह आदमी पड़ोसी गांव से आया हो। सबटाइटल्स बनाए थी मत। असल में यह हमारे मुख्य पात्र का प्रभावशाली प्रवेश है जिसका हमें लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता और यहाँ हम उसे देखते हैं। कमिश्नर जिसके अंडकोश इतने बड़े हैं कि वह उनसे बल्ब को छूता है और उसके पास से टेबल ऐसे उड़ते हैं जैसे गांव की शादी में, और वह इतना कूल निकलता है कि डाकू उसकी शक्ति को मानते हुए खुद उसके पैर पर गिर जाता है जबकि वह कुर्सी पर घूम रहा होता है जैसे मेरा बॉस और सबको धुनाई कर रहा है। मैंने इससे शानदार दृश्य कभी नहीं देखा। जब तक पुलिस आती है भारतीय पुलिस वाला और 50 लोगों को मार देता है जबकि रात की शुरुआत में ही उसने 9 लोगों को मार डाला था और यह सब बस मजे के लिए किया गया है और कहा जाता है वह बस किसी को खोजने के लिए सबको मार रहा है। भारतीय निर्देशक की लॉजिक हमेशा की तरह बेहतरीन है। स्कर्टिंग बोर्ड, हाँ, और यह सिर्फ फिल्म के 10 मिनट थे और मैं पहले ही अवाक रह गया। इससे ज्यादा तो मैंने एवेंजर्स देखने पर भी नहीं हुआ। अगले दिन उनके थाने में मानवाधिकार के कर्मचारी आते हैं जिसमें एक आदमी और एक दादी होती हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते कि सभी हत्याएं आत्मरक्षा के लिए थीं और यह कि इतनी सारी लोगों को मारना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था, जिसमें वे बेशक सही हैं। लेकिन अनुमान लगाओ हमारा मुख्य पात्र क्या करने वाला है। अगर आप सब इस कमरे को सलामती से छोड़ना चाहते हैं तो मेरी निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करें। आप कैसे हिम्मत करते हैं? यहाँ क्या हो रहा है सर? मुझे वह अपनी बेहतरी पर कोई संदेह न करते हुए इन अधिकारियों को धमकी देता है और सभी अधिकारी उस दादी पर बंदूकें तान देते हैं जो इस सेक्सियाल पात्र के एक नज़र से ही लगभग मर गई थी। वह केवल अपने लिए समझ में आने वाले इशारे करता है और सरकार को अपनी फर्जी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करता है। दूसरों को गोली मारने के बाद मानवाधिकार के कर्मचारी आएंगे। कर्मचारियों को गोली मारकर तब कौन आएगा? सिंघम। ये गलत है, ये गलत है। लगता है ये सिंघम का बड़ा भाई है। उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि सरकार के कुछ अजीब लोग क्या सोचते हैं। वे दोनों धीमी गति में बस सूर्यास्त की ओर चले जाते हैं। इसके बाद दाढ़ी वाला अपनी जीत का जश्न मनाने चला जाता है। यहाँ हमें याद दिलाया जाता है कि यह आखिरकार एक भारतीय फिल्म है और महाकाव्य नृत्य शुरू होते हैं। लोपन कम नमस्ता। हमें भुगतान बहुत थोड़ा ही हो गया। और तुरंत बाद में कमिश्नर को मुंबई में नशीली दवाओं के व्यापार को खत्म करने के लिए भेजा जाता है। उसे बॉलीवुड में खत्म करना चाहिए था क्योंकि भारतीय हैरी पॉटर और स्टार वॉर्स ये तो पहले से ही भारी नशीले पदार्थों की ओर बढ़ना था। तो वह मुंबई पहुंचता है और यहाँ हमें तुरंत हल्क का एक संदर्भ मिलता है। क्या आप देख रहे हैं? उसके पास ये घड़ियां हैं। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका दिल की धड़कन तेज ना हो, और अगर ये तेज हो जाए तो ध्यान दें, लड़की अपना फोन निकालती है, देख रहे हैं? उसे फोन पर अलार्म का सिग्नल मिलेगा। इसके बाद एक सहायक मिशन आता है। मंत्री की बेटी और उसकी 2 सहेलियां अगवा कर ली गईं। हमारा चमत्कारिक पुलिस वाला मिशन पर जा रहा है। उसने उस कार्ड को सूंघ कर, जिसे बेटी ने अपने सबसे छिपे हुए स्थान में रखा था, यह निष्कर्ष निकाला कि वह नशेड़ी थी और कोकीन का सेवन करती थी। दिलचस्प है, उसने ये कैसे समझा? चाचा, मैंने सुबह सुबह अपनी बहन की नाक पर कई बार सफेद पाउडर देखा। महाकाव्य संगीत के तहत, जो कि बॉब मार्ले की धुन से प्रेरित लगता है, वह नशीली दवाओं के व्यापारियों के पास झांकता है। इसके बाद एक और कड़ा झगड़ा होता है। जो एक दूसरे को देखकर बस हैरान रह गया। आप अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर देखे बिना भी उसे 1 सेकंड में 50 चाकू मार सकते हैं। मेरी दादी की सिलाई मशीन भी उसकी हाथ की तरह नहीं चलती। नशे के व्यापारियों को खत्म करके वह बंधक को ढूंढ लेता है। हेलो, तो क्या हम उसे ढूंढ पाए?
माफ कीजिए सर, आपकी बेटी यहाँ नहीं है। भागो और जो चाहो मारो, मुझे मेरी बेटी चाहिए। जी हाँ सर। और वह मंत्री मित्र को झूठ बोलता है कि उसने उसकी बेटी नहीं पाई। इस तरह वह अपनी सभी गतिविधियों के लिए खुली छूट प्राप्त करता है और फिर पूरे भारतीय जनसंख्या का नरसंहार होता है ताकि सभी नशेड़ियों को खत्म किया जा सके। जो चीजें वह करता है वह शानदार तरीके से करता है। फिर वह अपनी बेटी के साथ बहस करता है कि वह कजानोवा की तरह आकर्षक है और एक दो में किसी भी भारतीय लड़की को बिना मूंछों के लुभा सकता है। और अंत में वह लड़की से बात करते समय इतनी घबराहट में मोर्स कोड बोलने लगता है जिसके लिए डॉक्टर उसे डाउन सिंड्रोम वाले मरीज का पर्चा देता है। फिर वह थाने में इस तरह आता है जैसे वह जेसन मोमोआ है जिसने ग्रह को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी काटी है। 7 सालों में पहली बार मैंने ग्रह को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी काटी है। मैं इस जानवर को अपने बच्चों, आपके बच्चों और पूरी दुनिया के लिए काट रहा हूँ। यहाँ उसे उस लड़के के माता पिता का सामना करना पड़ता है जिसने होटल में छोटे बच्चों को नशा कराया। सुनो यहाँ, अगर तुम मुझे उंगली से भी छू लोगे तो तुम इसके लिए पछताओगे। और सिर्फ हाथ से ही क्यों, मैं पैर से भी कर सकता हूँ। हे उसे छोड़ने की मांग करता है। कहा जाता है कि अदालत का एक आदेश है, लेकिन हमारा हीरो कोई भारतीय स्कूल की लड़की नहीं है और उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए वह दस्तावेज में स्टाम्प को लेकर परेशान है। लगता है यहाँ कोई गलती है। तीसरे पन्ने पर स्टैंप बाईं ओर है जबकि यह दाईं ओर होना चाहिए। सुधार लो और तब तक आपका लड़का यहाँ सुरक्षित रहेगा। और उसका पिता अपने आदेश के साथ चारों ओर और 3 अक्षरों की ओर जा रहा है। कुछ घंटों बाद हमारा सुपर कोप दिखाता है कि उसने पहला पिकअप ट्रिक कैसे सीखा। लड़की लड़के की तरफ देखती है, लड़का लड़की की तरफ। वह देखती है, वह देखता है, वह आगे बढ़ती है, वह आगे बढ़ता है। और आप अपनी पिस्तौल उठाइए और आप उस पर गोली चलाइए। बिंदु। और घोड़े वाला अल्फा जो जाहिर तौर पर कहीं ज्यादा अनुभव रखता है उसे सलाह दे रहा है। मैं सेक्सी और मैं जानता हूँ, सेक्सी और मैं जानता हूँ। फिर उसे दुखद समाचार बताया जाता है। मंत्री की बेटी ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे कोकीन की डोज नहीं मिली। और ऐसा सभी मुक्त की गई लड़कियों के साथ शहर में होता है। इसलिए हमारा टैन किया हुआ दाढ़ी वाला सभी को हॉगवर्ट्स की क्लास में इकट्ठा करता है और आदेश देता है कि ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा करें ताकि उस लड़के को जिसने लड़कियों को नशा दिया उम्र कैद की सजा दिला सकें। फिर कुछ और पिकअप के सीखे हुए पाठों के बाद कमिश्नर जेल में जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि नशा तस्कर तालों तक पहुंच गया है। लेकिन जब वह सेल में झांकता है तो देखता है कि वहां उसकी घटिया कॉपी डाल दी गई है। इस कैसीनो की बेशर्म ऊंचाई। ब्रो, तुम कौन हो बे? मुझे अजय मल्होत्रा की जरूरत है। वह अजय मल्होत्रा नहीं है। और अनोखा मूल कहीं भी हो सकता है। बिल्कुल, हमारे मूछ वाले को यह स्थिति पसंद नहीं है और वह फिर से शिकार पर निकल पड़ता है। भारत के सभी दुश्मनों को उनकी मूछों को अपने हर्बल चाय में पीसकर बर्बाद करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उसे पद से हटाने में असफल हो जाते हैं क्योंकि उसे परवाह नहीं है और वह चश्मा पहनकर फिर से सूर्यास्त की ओर चला जाता है। लेकिन भ्रष्ट सरकार ने एक कदम और आगे बढ़कर तस्वीरों को इस तरह से फोटोशॉप किया जैसे कि नशा देने वाला जेल में बैठा है। ये सब है। कमिश्नर अपनी सेक्सी चाल को रगड़ते हुए जानता है कि उसने पासपोर्ट फर्जी बनाया और थाईलैंड में लड़कियों के साथ मस्ती करने चला गया जहां उसकी गाड़ी से टकरा जाती है। और थाई पुलिस दस्तावेजों की जांच में चमत्कार दिखाते हुए जो थाई सीमा पर क्यों नहीं दिखाई दिए फर्जीवाड़ा उजागर करती है और नशा देने वाले को गिरफ्तार कर लेती है। और पूरे ऑपरेशन की देखरेख भाई सिंगामो कर रहा है जो बाप को एक जीनियस आइडिया देता है जिसका बेटा कथित तौर पर जेल में बिस्तर साफ कर रहा है कि कैसे उसे मुक्त किया जाए और भारत वापस लाया जाए। योजना के बिना किसी खामी के निष्पादन को सुनिश्चित करते हुए वह फिर से धीमी गति में अस्त होते सूरज की ओर चला जाता है। भारतीय जेल में लौटकर वह बेटे की एक कॉपी से बातें करता है, उसे कुछ डांस के सबक देने का वादा करता है, फिर वह उसे बेरहमी से खत्म कर देता है। कमाल की कहानी है कि उसे आत्मरक्षा में मार दिया गया। क्या तुझे ऐसा क्या लगता है शेरलॉक? शानदार शो है वॉटसन। धन्यवाद हॉल। तू किस पर घूर रहा है? मैं शुरू से ही खलनायक था, मेरे बच्चे। तो तेरा क्या हाल है? उसका शव सबके सामने लाया जाएगा, या तो वह जिसे किसी कारणवश इस आदमी को ऐसा ही कहना चाह रहा हूँ अपने चालाकी भरे प्लान में फंस जाएगा। जब पूरा कंसिलियम जो उसकी मदद कर रहा था बुलाया जाता है
तो कमिश्नर फ़ोन करता है और उन्हें बताता है कि उनके पास बाकी की ज़िंदगी एक ही जेल में बिताने और एक दूसरे के साथ 50 साल तक लड़ने का विकल्प है, और उन्हें 2 रास्ते पेश करता है। इनमें से एक, वे सभी सच में सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं, और दूसरा यह है कि अपने असली बेटे को लाना और चुपचाप उसे मारकर असली को दिखाना। और ध्यान रखना, पुलिस ऐसे कठिन समय में तुम्हारी बहुत मदद करती है। इसे अपने दिमाग में बिठा लो और सहयोग करो अगर यह जरूरी है। क्या सबको समझ में आया? वे दरअसल यही कर रहे हैं, पहले ताबूत के लिए माप लेकर। सर, अजय मल्होत्रा को गोली मार दी गई और उनकी जगह ले ली गई। अब हम बेटे की शोक सभा में पहुंचते हैं, जहां लियोन सच बताता है कि असल में यह उसका बेटा नहीं है। उसने उसे गोद लिया जब वह 2 साल का था। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, वह हम सभी को नष्ट कर देगा। उसी इमारत में नए ड्रग बारन के चुनाव हो रहे हैं, और उसके इस कहने के बाद कि पुलिस डर से कांप रही है, चुनाव के प्रमुख को यह खबर मिलती है कि उसी पुलिस ने चुनाव के विजेता के बेटे को खत्म कर दिया। यह वास्तव में वह कर्म है। ये कर्म। मैं थोड़ा और बुरा हूँ, शायद कभी कभी। इसके बाद मुख्य नारिक अपनी व्यक्तिगत दीवार में छिद्र से गुजरता है, सीमा पार करता है और एक और अपराध करने की योजना बनाता है। नारिक का नेता गुस्से में है और वह एक बेबस और निर्दोष कुर्सी पर मुर्गों को काटने के लिए अपना चाकू दिखाने वाला है और उसकी सारी आंतें निकाल देता है और अपने ही भाई के पेट में चाकू भी भूल जाता है। फिर कमिश्नर को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई नजर रख रहा है और वह खुद अपने विरोधियों को लड़ाई के लिए बुलाता है। बेंच पर होगा और एक झुंड ट्रांस से लड़ाई के लिए एक गाना मंगवाता है। और आंखें खोले बिना वह बालों वाले राक्षस को रोक देता है, जिसके चारों ओर गिद्धों की तरह ट्रांस दौड़ने लगते हैं। इसके बाद दाढ़ी वाला आखिरकार बेंच से उठता है और एक तकनीक का प्रदर्शन करता है जिसे दादा ने रात का खाना खाया कहा जाता है, और मानसिक शक्ति से एक आदमी को उल्टा लटका देता है। या तो उसने उछारिका की बिना संपर्क वाली लड़ाई की तकनीक सीखी है, या भारत में पुलिस के विरोधियों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भारतीय देवताओं द्वारा कम किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना करना न भूलें और ज्यादा से ज्यादा नाचें। अरे और हाँ, मूंछें बेहतर है कि ना शेव करें। वह सब कुछ उल्टे थप्पड़ और तीव्र मालिश के साथ खत्म करता है। यहाँ काले लोगों की जनसंहार की प्रक्रिया समाप्त होती है, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चलती। कमिश्नर अपनी बेटी के साथ हरे सिग्नल का इंतजार किए बिना सड़क पर जा रहे हैं और जाहिर है कि वे एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ट्रक शांति से चल देता है और पुलिस की भीड़ यह पता लगाने के लिए अस्पताल की ओर दौड़ती है कि यह अमर भारतीय कैसा महसूस कर रहा है। बेटी को स्ट्रोक आता है और उसे जीने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। यह जानकर पिता सचमुच गुस्से में आ जाता है और ड्रग डीलरों के हवाले से हवेली में घुस जाता है। जा बेवकूफ, तुझे और तेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूं, गंदगी, कुत्ते के जैसे बदबूदार। आ यहाँ बदमाश नीच। वह उस चित्र को देखता है जिसमें उन सभी का चित्र है जिन्हें वह मारने की इतनी इच्छा रखता था, और जिसमें कुछ मशरूमों की माला लटकी हुई है, और वह धमकी भरे अंदाज में अपनी उंगली उठाता है, सोचते हुए, क्या बकवास है, किस बेवकूफ़ ने यह मेरे पहले किया, मैं उसे भी मार दूंगा। तो यह आदमी किसी भी हालात में मरने वाला था। फिर वह एक खुली जगह पर जाता है और ड्रिफ्टिंग करने लगता है ताकि थोड़ी हवा निकल सके। वैसे ये सब सिर्फ पृष्ठभूमि थी। चलो फिल्म की शुरुआत पर वापस चलते हैं। वह सभी को मार देता है क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी बेटी की हत्या किसने की, और वह लियोन, जिसे वह खुद मारना चाहता था, की हत्या किसने की। इसलिए वह बिना किसी भाव के सभी को मार देता है। थोड़ी देर बाद वह कैदियों से भरा एक बस चुराता है और एक गिनती के जरिए तय करता है कि पहले किसे मारना है, अगर वह सच नहीं बताएगा। मुझे कुछ नहीं पता सर। इस बीच ड्रग माफिया कमिश्नर पर हंस रहा है और उन लोगों को खत्म करने की योजना बना रहा है जो उसकी हत्या की रिपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए वह दाढ़ी वाले पर एक साहसी हमला करता है। जो उसे जवाब देता है 3 गोलियों से 10 लोगों को मारकर। कुछ समय बाद कमिश्नर को हटा दिया जाता है और अब मैं उसे ऐसा नहीं बुला सकूंगा। अब से वह सिंघम का बड़ा भाई अदिति है। तो अदिति अपनी बेटी का संदेश देखकर वह उत्साहित हो जाता है और फिर से धीमी गति में फिल्माने लगता है। इसके बाद
उसके पास अपनी बेहतरीन शारीरिक स्थिति को साबित करने के लिए 4 दिन हैं और वह कूदकर जिम में जाता है, जहां वह अपने गर्वित बगल के बाल दिखाता है और अपने बेहतरीन दिनों में आर्नी की तरह ट्रेनिंग करता है। हुए पुलिस वाले उस सब के जिम्मेदार को ढूंढ लेते हैं जो फिल्म में हो रहा है, हरी चोपड़ा, वह आदमी जिसने कुर्सी को काटा और लियोन को मार डाला। अब अदिति जानता है कि उसे किसकी तलाश करनी है। तू मरा हुआ है कुत्ते। इस बीच चोपड़ा हर मारे गए पुलिस वाले के लिए बड़े पैसे देता है और उन्हें काम पर पहुंचने नहीं देता, और दाढ़ी वाला दिखाता है कि वह चोपड़ा को कैसे सबक सिखाएगा जब वह उसके पास पहुंचेगा। मैं चाकू लूंगा और उसे खून तक चीर दूंगा, और एक साधारण तर्क का पालन करता है कि अपराधी को पकड़ने के लिए खुद एक बड़ा अपराधी होना चाहिए। इसलिए वह कैदियों को इकट्ठा करता है और उन्हें मोबाइल फोन देता है ताकि वे अपने आपराधिक दोस्तों को फोन कर सकें और उनसे शराब के लिए पैसे मांग सकें। इस तरह से दाढ़ी वाला चोपड़ा का अड्डा ढूंढ लेता है और उसे सबक सिखाने के लिए जाता है, एक बार फिर रंग बिरंगी शर्ट पहने आपराधिक तत्वों का सफाया करने के लिए। वह कमरे में पहुंचता है और देखता है कि चोपड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं अपने शेवरले में बैठता है और खुद पर गुस्सा होता है कि उसने सुरक्षा घेरा भी नहीं लगाया। फिर चोपड़ा उस जगह पर आता है जहां उसने 17 पुलिस वालों को जलाया था और दाढ़ी वाले को डुएल के लिए बुलाता है। और शुरू होता है वास्तव में सबसे पागल और अद्वितीय लड़ाइयों में से एक जो मैंने देखी है। केवल सिंघम और भारतीय सुपरमैन के साथ तुलना की जा सकती है। हालांकि कुछ बिंदुओं पर वे घबराकर किनारे पर धूम्रपान करते हैं, तो दीवारें तो यहां तक कि टर्मिनेटर ने भी नहीं तोड़ी। लेकिन भारतीय पुलिस वाला तो एकदम अलग मामला है। ईंट सिर पर, क्या बकवास है यार, सिर खुजाने का मन कर रहा है। ओह, फिर लियोनेल मेस्सी का एक शॉट आया, मेरा प्रणाम। लेकिन यहाँ पर गोलियों से बचने का कोई तरीका नहीं था। यह एक सामान्य इंसान का गोलियों से बचने का तरीका है, और यह भारतीय निर्देशकों के अनुसार ऐसा दिखता है। ठीक है, ये गोली से बचने में बेहतर था। लेकिन अंत में इस विजय की लड़ाई में चाकू निर्णायक तर्क बन जाता है। फिर लड़का कमिश्नर की उपलब्धियों को सलाम करता है, और उस लड़के को भी जिसने खाने के लिए इस फिल्म की लड़ाई के लिए स्क्रिप्ट लिखी। और आगे क्या यही सब है? आखिर में मुख्य पात्र ने चोपड़ा को बस 20 बार चाकू से गोद दिया, जैसे कि यह बदला था। और इतना ही नहीं, ऐसा लगता है जैसे वह पूरे फिल्म में सहता रहा और अंत में आखिरकार पेशाब कर दिया। मैंने जाहिर है एक अधिक विस्तृत अंत की उम्मीद की थी। अच्छा ठीक है, फिल्म वास्तव में इतनी बुरी नहीं निकली। मैंने हमेशा जाना था कि भारतीयों के साथ गुरुत्वाकर्षण की समस्या है, लेकिन ऐसे, और वो भी 20-20 में, तो मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का जॉनर एक्शन और थ्रिलर के रूप में बताया गया है। जो भी लोगों को यह समीक्षा पसंद आई वो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका और भी बहुत कुछ दिलचस्प इंतजार कर रहा है।